स्वागत है। आज हम एक ऐसे कानूनी मुद्दे की गहराई में उतर रहे हैं जो अक्सर भावनाओं और सख्त कानूनी कसौटियों के बीच झूलता नजर आता है। मृत्युकालिक कथन। हाँ, बिल्कुल। मतलब किसी व्यक्ति के वो अंतिम शब्द जो उसकी मौत का कारण बताते हैं। हमारे पास इस पर कुछ कानूनी लेख और अदालती फैसलों के अहम हिस्से हैं। इनके जरिए हम समझेंगे कि कानून की नज़र में इन अंतिम शब्दों का कितना वजन है। और कब ये महज कहे सुने शब्द न रहकर किसी मामले में एक निर्णायक सबूत बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल, ये जानने के लिए कि आखिर क्यों माना जाता है कि मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता, हम्म। और आज की अदालतें इस धारणा पर कितना भरोसा करती हैं। सही। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मृत्युकालिक कथन असल में है क्या। देखिए, ये उस व्यक्ति का बयान होता है जो अपनी मौत के कारण या उन घटनाओं के बारे में कुछ बता रहा है जिनसे उसकी मौत हुई। अच्छा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32(1) के तहत इसे अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। और अब नए कानून में भी है। हाँ, अब जो नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आया है, उसकी धारा 26(a) में भी यही बात है। तो ये प्रावधान बना हुआ है। ये बात दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पर सुनी सुनाई बातें, जिन्हें हियर से एविडेंस कहते हैं, जी, वो तो अदालत में सबूत नहीं मानी जाती। बिल्कुल नहीं मानी जाती। तो ये मृत्युकालिक कथन एक तरह का अपवाद हुआ। हाँ, बिल्कुल। ये हेयरसे एविडेंस का एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है। इसके पीछे सदियों पुरानी एक धारणा काम करती है, क्या धारणा? जिसे एक लैटिन कहावत निमो मोर्टुरुस प्रेसिट्यूड मेंटरी में समेटा गया है। ओके। यानी मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। माना यह जाता है कि जब इंसान मौत के बिल्कुल करीब होता है तो वो दुनियावी मोह माया, लालच या किसी को फंसाने की भावना से ऊपर उठ जाता है और सच ही बोलता है, ऐसा मानते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक या नैतिक मान्यता है, या कानून भी इसे इसी तरह देखता है? मतलब क्या इसे आंख बंद करके सच मान लिया जाता है? नहीं नहीं, यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। देखिए, कानून इस धारणा को एक कानूनी अनुमान या लीगल प्रिजम्पशन का दर्जा तो देता है, पर इसे पत्थर की लकीर नहीं मानता। अच्छा। हमारे स्रोत भी यही इशारा करते हैं कि इसे आंख बंद करके स्वीकार नहीं किया जाता। अदालतें इसे सबूत के तौर पर मानने से पहले बहुत सावधानी बरतती हैं और कई पैमानों पर इसकी जांच करती हैं। तो वो कौन सी कसौटियां हैं? किन बातों पर निर्भर करता है कि किसी के अंतिम शब्दों को कितना महत्व दिया जाए? यहीं से शायद असली कानूनी बारीकियां शुरू होती हैं। बिल्कुल। सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है कि बयान स्वैच्छिक होना चाहिए, वॉलंटरी। स्वैच्छिक मतलब ये कि बयान देते समय उस व्यक्ति पर किसी भी तरह का बाहरी दबाव ना हो, कोई बहकावा ना हो या उसे कोई सिखा पढ़ाना रहा हो। बयान उसकी अपनी मर्जी से दिया गया हो। ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इसी स्वैच्छिकता पर बहुत जोर दिया है। ठीक है। और दूसरी शर्त? दूसरी अहम बात है बयान देने वाले की मानसिक और शारीरिक स्थिति। मतलब क्या वो व्यक्ति होश में था? अच्छा। क्या उसकी दिमागी हालत ऐसी थी कि वो समझ सके कि वो क्या कह रहा है और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? हाँ, ये तो जरूरी है। हाल ही में शरीफ अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि बयान देने वाले का मानसिक रूप से सक्षम होना अनिवार्य है। ये मानसिक सक्षमता वाली बात पर अक्सर फिल्मों में दिखाते हैं कि डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। क्या ये जरूरी है? देखिए, कानूनन डॉक्टर का सर्टिफिकेट अनिवार्य तो नहीं है, जैसा कि लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य में कहा गया था। अच्छा। लेकिन अगर डॉक्टर ने प्रमाणित किया है कि व्यक्ति बयान देते समय सचेत और मानसिक रूप से फिट था, तो जाहिर है इससे बयान की विश्वसनीयता काफी बढ़ जाती है। वजन बढ़ जाता है। बिल्कुल। हालांकि अदालतों ने ये भी साफ किया है, जैसे विलास बनाम महाराष्ट्र राज्य में, कि अभियोजन पक्ष को ये साबित करना ही होगा कि व्यक्ति बयान देने की स्थिति में था, सर्टिफिकेट हो या न हो। ओके। और अगर बयान दर्ज करने वाले अधिकारी, मान लीजिए पुलिस या मजिस्ट्रेट, ने फिटनेस के बारे में कुछ नोट नहीं किया, हाँ। तो ये चुप्पी भी शक पैदा कर सकती है। ऐसा उर्मिला देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के मामले में हुआ था। मतलब हर पहलू पर गौर किया जाता है। ठीक है, स्वैच्छिक हो गया, मानसिक स्थिति हो गई, और इसके अलावा बयान खुद में स्पष्ट होना चाहिए। क्लियर। उसमें कोई अस्पष्टता या विरोधाभास नहीं होना चाहिए। विरोधाभास मतलब? कॉन्ट्रडिक्शन। हाँ। अगर बयान गोलमोल है या एक ही बयान में अलग अलग बातें कही गई हैं जो आपस में मेल नहीं खाती, तो अदालत उस पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकती। तो फिर क्या होता है ऐसे बयान का? ऐसे में उस बयान को सच मानने के लिए अक्सर पुष्टि की जरूरत पड़ती है, कोरॉबरेशन। पुष्टि
यानी कोरॉबोरेशन, इसका क्या मतलब है कानूनी संदर्भ में? पुष्टि का सीधा सा मतलब है अन्य सबूतों से उस बयान का मेल खाना या समर्थन मिलना। जैसे? जैसे क्या कोई और गवाह है, कोई परिस्थितिजन्य सबूत या मेडिकल रिपोर्ट, क्या ये सब उस बयान में कही गई बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं? अगर बयान अस्पष्ट या संदिग्ध लगे तो ऐसी पुष्टि बहुत जरूरी हो जाती है। समझ गया। और अगर एक से ज्यादा मृत्युकालिक कथन हो और सब में एक ही बात दोहराई गई हो तब? हाँ, ये स्थिति बयान को मजबूती देती है। अगर किसी व्यक्ति ने अलग अलग समय पर या अलग अलग लोगों को कई बयान दिए हैं और वे सभी मूल रूप से एक ही कहानी बताते हैं, अच्छा। यानी उनमें सुसंगति है, तो इससे बयान की सच्चाई पर भरोसा बढ़ता है। कोई केस है ऐसा? हाँ, रघुनाथ बनाम हरियाणा राज्य और मोहित बनाम महाराष्ट्र राज्य जैसे फैसलों में इसी सुसंगति को महत्व दिया गया था। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो अक्सर उठता है, क्या सिर्फ एक मृत्युकालिक कथन के आधार पर किसी को दोषी ठहराया जा सकता है या हमेशा दूसरे सबूतों की जरूरत होती ही है? ये शायद इस पूरे मुद्दे का सबसे अहम पहलू है। बिल्कुल, और इस पर अदालतों का नजरिया समय के साथ विकसित हुआ है, जिसमें काफी बारीकियां हैं। पहले खुशाल राव बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे जैसे मामलों में ये माना गया था कि अगर बयान पूरी तरह भरोसेमंद लगे तो वो अकेला भी सजा का आधार बन सकता है। अच्छा, अकेला भी? हाँ, पर अदालत को बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। ये कहा गया। ठीक है। फिर आया के रामचंद्र रेड्डी बनाम पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ऐतिहासिक फैसला। इसे इस विषय पर एक मील का पत्थर माना जाता है। ओके, लैंडमार्क जजमेंट। हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तौर पर कहा कि अगर मृत्युकालिक कथन सच्चा और स्वैच्छिक पाया जाता है तो वो अपने आप में दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त है। उसे किसी बाहरी पुष्टि यानी क्रॉबिलेशन की जरूरत नहीं है। अरे वाह, मतलब बिना किसी और सबूत के भी सजा हो सकती है। हाँ, इस जजमेंट के अनुसार अगर बयान पूरी तरह खरा उतरे तो ये सिद्धांत लंबे समय तक कायम रहा। लेकिन क्या ये सिद्धांत आज भी उतना ही मजबूत है? आपने हाल के शरीफ अहमद केस का जिक्र किया था, क्या उसमें पुष्टि को जरूरी नहीं माना गया? यहीं पर, जैसा आपने कहा, हालिया न्यायिक सोच में एक महत्वपूर्ण बदलाव या कहें कि सावधानी का पहलू दिखता है। शरीफ अहमद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि मृत्युकालिक कथन तो था, लेकिन उसे समर्थन देने वाले स्वतंत्र सबूत नहीं थे। अच्छा। साथ ही बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठे थे। एफआईआर, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों में विरोधाभास थे। ओहो, तो काफी झोल था। हाँ, इसलिए कोर्ट ने माना कि सिर्फ उस कथन के आधार पर दोष सिद्धि करना सुरक्षित नहीं है और पुष्टि के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया गया। तो मतलब कोरॉबोरेशन अहम हो गया। बिल्कुल। इसी तरह का एक और हालिया और महत्वपूर्ण मामला है इरफान बनाम स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या हुआ था? इस केस में तो दो मृत्युकालिक कथन थे जिनमें पीड़ितों ने आरोपी पर आग लगाने का आरोप लगाया था। 2 बयान थे, फिर तो मामला पक्का लग रहा होगा। हाँ, पहली नजर में। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने पाया कि उन बयानों और मौके के अन्य सबूतों व गवाहों के बयानों में गंभीर असंगतियां थीं, कॉन्ट्रडिक्शंस थे। अच्छा। जैसे बयानों में उन मुख्य गवाहों का जिक्र तक नहीं था जिन्होंने घटना देखने का दावा किया था। दरवाजा अंदर से बंद था या बाहर से, इस पर भी भ्रम था। तो कोर्ट ने साफ कहा कि जब बयानों की सच्चाई और स्वैच्छिकता पर ही संदेह हो और अन्य सबूतों से पुष्टि न मिले तो सजा नहीं दी जा सकती। यानी शक का फायदा आरोपी को मिला। बिल्कुल। इरफान केस ने फिर से इस बात पर जोर दिया कि मृत्युकालिक कथन को हर कसौटी पर खरा उतरना होगा और जरा सा भी संदेह होने पर उसका लाभ आरोपी को मिलेगा। कोर्ट ने ये भी दोहराया कि मृतक के बयान का वजन आंकते समय कई बातों पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे क्या उसे वाकई मौत का एहसास था, क्या बयान बाकी सबूतों से मेल खाता है, क्या वो बिना किसी दबाव के दिया गया था, वगैरह। नाथा शंकर महाजन बना महाराष्ट्र राज्य में भी यही सिद्धांत रेखांकित किया गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि सैद्धांतिक रूप से भले ही अकेला बयान काफी हो सकता है, जैसा के रामचंद्र रेड्डी में कहा, हाँ, लेकिन व्यावहारिक रूप से खासकर हाल के वर्षों में अदालतें बहुत ज्यादा सतर्क हो गई हैं और पुष्टि पर काफी जोर देती हैं अगर बयान या मामले के तथ्यों में जरा भी शक की गुंजाइश हो। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, कौशन बढ़ गया है। अच्छा, ये तो ये बयान की विश्वसनीयता की बात। क्या इसके दर्ज करने के तरीके को लेकर भी कोई नियम है, जैसे लिखित ही होना चाहिए? नहीं, इसके लिए कोई तयशुदा फॉर्मेट या प्रारूप नहीं है। ये लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है। मौखिक भी? हाँ, यहाँ तक कि अगर व्यक्ति बोलने की स्थिति में नहीं है
तो इशारों या संकेतों से भी दिया जा सकता है, जेस्चर्स के। अरे वाह। एक दिलचस्प बात यह है कि एफआईआर, प्रथम सूचना रिपोर्ट, भी मृत्युकालिक प्रथन मानी जा सकती है। एफआईआर भी? कैसे? अगर वो मरने वाले व्यक्ति ने खुद दर्ज कराई हो या उसके बयान पर आधारित हो और उसमें मौत के कारण या परिस्थितियों का जिक्र हो। मुन्नू राजा बनाम मध्य प्रदेश राज्य में कोर्ट ने इसे मान्यता दी थी। अच्छा। और बयान की लंबाई के बारे में क्या? क्या एक लंबा विस्तृत बयान ज्यादा भरोसेमंद होता है? ये थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन जरूरी नहीं। क्यों? सविता कुमारी बनाम पंजाब राज्य में कोर्ट ने कहा था कि कई बार छोटे, टूटे फूटे, अधूरे से लगने वाले बयान ही ज्यादा स्वाभाविक और सच्चे हो सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि मरणासन्न व्यक्ति अक्सर लंबी चौड़ी कहानी गढ़ने की हालत में नहीं होता, वो बस मुख्य बात कहने की कोशिश करता है। ऐसे बयानों में मतलब बनावट की गुंजाइश कम होती है। हाँ, लॉजिकल है। दूसरी तरफ अगर बयान बहुत ज्यादा विस्तृत, सुव्यवस्थित और सजा सजाया लगे, हाँ। तो कभी कभी ये शक भी पैदा कर सकता है कि कहीं ये सोच समझकर गढ़ा तो नहीं गया या किसी ने सिखा पढ़ा तो नहीं दिया। अच्छा, ये भी हो सकता है। हाँ, जैसा सत्यवीर बनाम हरियाणा राज्य में संदेह जताया गया था। मुख्य बात यह है कि बयान का संबंध सीधे मौत के कारण या उससे जुड़ी घटनाओं से हो, जैसा सुभाष बनाम महाराष्ट्र राज्य में कहा गया। इररेलेवेंट बातें ना हो। ठीक है। एक और चिंता का विषय हो सकता है पहचान, आइडेंटिफिकेशन। मान लीजिए हमला अंधेरे में हुआ या पीड़ित सदमे में था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमलावर को पहचानने में गलती कर दे? ये एक बहुत ही गंभीर और वास्तविक चिंता है। बिल्कुल हो सकता है। तो अदालतें इसे कैसे देखती हैं? के रामचंद्र रेड्डी वाले मामले में भी इस पर जोर दिया गया था। अदालत को ये देखना होता है कि क्या पीड़ित हमलावर को पहचानने की स्थिति में था, क्या रोशनी पर्याप्त थी, क्या उसने हमलावर को पहले से देखा या जाना था। ये सब सवाल अहम हो जाते हैं। और अगर शक हो तो? अगर पहचान की संभावना पर ही सवाल उठ जाए या ये लगे कि गलती हुई है, तो ऐसे मृत्युकालिक कथन का वजन बहुत कम हो जाता है। हर्षद अहमद बनाम गुजरात राज्य के मामले में पहचान संदिग्ध होने के कारण ही बयान को विश्वसनीय नहीं माना गया था। तो पहचान का मुद्दा बहुत अहम है। बहुत ज्यादा। और ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति मरते समय किसी पुरानी दुश्मनी की वजह से जानबूझकर किसी निर्दोष का नाम ले ले या किसी के बहकावे में आकर बयान दे दे। बिल्कुल, मानवीय स्वभाव की इन कमजोरियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ट्यूटरिंग या प्रॉम्प्टिंग जिसे कहते हैं। हाँ। अगर अदालत को लगता है कि बयान स्वैच्छिक नहीं था, बल्कि किसी के सिखाने, पढ़ाने, बहकावे या बदला लेने जैसी किसी दुर्भावना से प्रेरित था, तो ऐसे बयान को खारिज कर दिया जाता है। कोई उदाहरण? विनोद बनाम पंजाब राज में ऐसे ही प्रेरित बयान को अविश्वसनीय माना गया था। इसीलिए बार बार स्वैच्छिकता और सच्चाई पर इतना जोर दिया जाता है, मोटिव भी देखा जाता है। तो कुल मिलाकर अगर मृत्युकालिक कथन पर किसी भी तरह का शक उभरता है, चाहे वो बयान दर्ज करने के तरीके पर हो, व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर हो, पहचान पर हो या अन्य सबूतों से मेल न खाने पर हो, तो आखिर में कानून का पड़ला किस तरफ झुकता है? यहाँ आपराधिक न्याय का एक सार्वभौमिक और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है, संदेह का लाभ, बेनिफिट ऑफ डाउट। अच्छा। कानून ये कहता है कि अगर अभियोजन पक्ष आरोपी के दोष को हर वाजिब संदेह से परे साबित नहीं कर पाता है, तो उसका फायदा हमेशा आरोपी को मिलना चाहिए। हर वाजिब संदेह से परे, ये स्टैंडर्ड है? हाँ, यही स्टैंडर्ड है क्रिमिनल लॉ में। अगर मामले का मुख्य आधार ही एक मृत्युकालिक कथन है और उस कथन की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल है, तो सिर्फ उस संदिग्ध बयान के आधार पर किसी को दोषी ठहराना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। और ये शायद मौलिक अधिकारों से भी जुड़ता है। बिल्कुल। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन होगा। स्वतंत्रता छीनना एक बहुत बड़ा कदम है जो सिर्फ ठोस और भरोसेमंद सबूतों पर ही आधारित होना चाहिए। आपराधिक मामलों में दोष साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है, प्रोसिक्यूशन पर। उन्हें अपना मामला संदेह से परे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना होता है। अगर वो इसमें असफल रहते हैं, खासकर तब जब उनका मुख्य सबूत ही सवालों के घेरे में हो, तो आरोपी बरी होने का हकदार है। तो हमने देखा कि मृत्युकालिक कथन भारतीय कानूनी व्यवस्था में एक दोधारी तलवार की तरह है। हाँ, बिल्कुल। ये सच को उजागर करने का एक शक्तिशाली जरिया बन सकता है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल या गलत व्याख्या के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
इसलिए इसके मूल्यांकन में इतनी सावधानी बरती जाती है। बिल्कुल सही कहा। एक सच्चा, स्वैच्छिक और विश्वसनीय बयान, जैसा कि रामचंद्र रेड्डी मामले में कहा गया, आज भी बिना किसी पुष्टि के सजा का आधार बन सकता है। हाँ, लेकिन उस विश्वसनीयता की कसौटी बहुत सख्त है। अदालतों को बयान देने वाले की मानसिक फिटनेस, बयान की सहजता, रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया, आंतरिक और बाहरी विरोधाभास, पहचान की सटीकता, इन सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करनी होती है। और जैसा कि शरीफ अहमद और इरफान जैसे हालिया फैसले दिखाते हैं, अगर इन कसौटियों पर बयान खरा नहीं उतरता या अन्य सबूतों से विरोधाभास पैदा होता है तो न्याय का तकाजा यही है कि संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाए। हाँ, मरने वाले के अंतिम शब्द अहम हैं, पर उन्हें अकाट्य सत्य मान लेना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा में हमने मृत्युकालिक कथन के कानूनी पहलुओं, इससे जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों और अदालतों के बदलते नजरिए को समझने की कोशिश की। ये साफ है कि अंतिम शब्द न्याय के तराजू पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन तभी जब वो हर संदेह से ऊपर उठकर खरे उतरें। सही बात है। इस पूरी चर्चा से एक विचारणीय सवाल जरूर उभरता है मेरे मन में। क्या? आज हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, जहां ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत आसान है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या मृत्युकालिक कथनों को दर्ज करने के लिए इन तकनीकों का ज्यादा व्यवस्थित और मानकीकृत तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? मतलब ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य जैसी कर दी जाए। हाँ, या कम से कम इसे प्रोत्साहित किया जाए। शायद इससे बयान दर्ज करने में मानवीय भूल या हेर-फेर की गुंजाइश कम हो सकती है। ये तो है। और बाद में अदालत के लिए उसकी प्रामाणिकता और व्यक्ति की स्थिति का आकलन करना ज्यादा आसान हो सकता है। ये वाकई एक सोचने लायक बिंदु है, खासकर जब बात न्याय और किसी की स्वतंत्रता की हो। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल यहाँ मदद कर सकता है। शायद। उम्मीद है इस बातचीत ने मृत्युकालिक कथन जैसे जटिल विषय पर सुनने वालों को एक स्पष्ट नजरिया दिया होगा। उम्मीद तो यही है। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहरी पड़ताल के साथ।